नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं बंगाल की। वही बंगाल जिसका इतिहास गोल्डन रहा है, इतना गोल्डन कि अंग्रेजों के वक्त में भी बंगाल काफी अमीर था। एशिया की सबसे बड़ी फूल मंडी से लेकर क्रिकेट स्टेडियम, ईडन गार्डन, भारत की सबसे बड़ी इंपीरियल लाइब्रेरी और चावल के उत्पादन तक में बंगाल अव्वल रहा। अब ये कितना अमीर रहा होगा, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। बंगाल में पहले से इतनी सारी चीजें मौजूद हैं, ऐसे में धनी रहना लाजमी है। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि अब धनी रहने के मामले में बंगाल भारत के 28वें नंबर पर आता है। अब कभी बेहद अमीर रहा बंगाल इतना गरीब कैसे हो सकता है, ये जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बंगाल का इतिहास भारत में मुगल काल शुरू होने से भी ज्यादा पुराना है। यहाँ कई मुस्लिम राजाओं, सुल्तानों और नवाबों ने शासन किया है। भारत के प्रागैतिहासिक काल के इतिहास में बंगाल का विशेष स्थान है। सिकंदर के आक्रमण के वक्त बंगाल में गंगारिदई नाम का साम्राज्य था, जिस पर गुप्त और मौर्य सम्राटों का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। बाद में शशांक बंगाल के राजा बना। उसके बाद गोपाल ने सत्ता संभाली और पाल राजवंश की स्थापना की। पाल शासकों ने विशाल साम्राज्य का निर्माण किया और करीब 4 शताब्दियों तक बंगाल में राज किया। पाल शासकों के बाद बंगाल पर सेन राजवंश का अधिकार प्राप्त हुआ, जिन्हें बाद में दिल्ली के मुस्लिम शासकों ने परास्त किया। 16वीं शताब्दी में मुगल काल से पहले ही बंगाल पर अनेक मुस्लिम राजाओं और सुल्तानों ने शासन किया। इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बंगाल का पहला मुसलमान विजेता था। फिर मुगलों के शासन काल में अलवी वर्दी खान को बंगाल का नवाब बनाया गया। ऐसे में आधिकारिक रूप से अलवी वर्दी खां को बंगाल का प्रथम नवाब होने का श्रेय हासिल है। इतिहास के अस्तित्व में आने के बाद से अब तक बंगाल ने क्या कुछ नहीं देखा। मुगलों के बाद आधुनिक बंगाल का इतिहास यूरोपीय और अंग्रेजी व्यापारिक कंपनियों के आगमन से शुरू होता है। 1757 के प्लासी के युद्ध ने इतिहास की धार को मोड़ दिया। जब अंग्रेजों ने पहली बार बंगाल और भारत में अपने पांव जमाए, 1905 में राजनीतिक लाभ के लिए अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कर दिया। पर कांग्रेस के नेतृत्व में लोगों के बढ़ते हुए आक्रोश को देखते हुए 1911 में बंगाल को एक बार फिर एक कर दिया गया। इससे स्वतंत्रता आंदोलन की ज्वाला और तेज भड़क उठी, जिसका अंत 1947 में देश की आजादी और भारत पाक बंटवारे के साथ हुआ। बंगाल के लोगों की कला, साहित्य, संगीत और नाट्य काफी समृद्ध थी भी और है भी। बंगाल के लोग ज्यादातर टेराकोटा और पेंटिंग पर विशेष ध्यान देते हैं। इनका साहित्य भी 12वीं सदी से भी अधिक पुराना है। मनोरंजन में भी पश्चिम बंगाल काफी आगे है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बंगाली फिल्मों की प्रशंसा की जाती है। सत्यजीत रे, तपन सिन्हा, मृणाल सेन, अपर्णा सेन जैसे महान कलाकार पश्चिम बंगाल की देन है। सत्यजीत रे को तो ऑस्कर तक मिल चुका है। बंगाल ने देश को कई महान व्यक्तित्व भी दिए हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, किशोर कुमार, प्रणब मुखर्जी, और ये लिस्ट काफी लंबी है। पर जरा बंगाल की आज की स्थिति को देख लेते हैं। बंगाल में आज काफी गरीबी है। यहाँ की प्रति व्यक्ति सालाना आय 1,15,000 रुपए। क्राइम के मामले में आज बंगाल काफी आगे है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले में बंगाल नंबर 1 है। यहाँ की 3/4 आबादी गांव में रहने को मजबूर है। वहीं एक चौंकाने वाली बात तो ये है कि पूरे देश में भिखारियों की संख्या 4 लाख है, जिनमें से 1 लाख भिखारी बंगाल से ताल्लुक रखते हैं। बंगाल ने कभी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पर ध्यान ही नहीं दिया। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 3 चीजें आती हैं: एजुकेशन, हेल्थ और प्रति व्यक्ति आय। यहाँ फिस्कल डेफिसिट नाम की कोई चीज ही नहीं है। यानी यहाँ कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जिनका आदान प्रदान डॉलर में होता हो। हालांकि किस्मत ने बंगाल को वो मौका दिया था कि वो देश का सबसे अग्रणी राज्य बन जाए। वहां के मुख्यमंत्री ज्योति बसु की छोटी सोच ने इस पर रोक ही लगा दी। 80 के दशक में बंगाल को आईटी हब बनाने का प्रस्ताव आया था, पर उन्होंने ये कहकर बंगाल को आईटी हब बनाने की मंजूरी नहीं दी कि अगर कंप्यूटर आ गया तो लोगों की नौकरी चली जाएगी। अब आखिर क्या वजह है कि बंगाल, जो कि कभी धनी लोगों का राज्य हुआ करता था, आज इस स्थिति में पहुंच गया? इसका पहला और अंतिम जवाब है यहाँ के गांव का शहरीकरण ना होना। यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर पर कभी ध्यान नहीं दिया गया।
आजादी के पहले बंगाल मैन्युफैक्चरिंग के मामले में पूरे भारत को लीड कर रहा था। यहाँ कई बिजनेस लीडर्स थे। 1940 तक सबसे अधिक नौकरियां बंगाल के पास ही थीं। आजादी मिलने के बाद भी इंडस्ट्रियल पावर हाउस बना रहा। 1960 तक भी बंगाल में काफी नौकरियां थी, लेकिन जैसे ही वहां लेफ्ट यानी ज्योति बसु की सरकार आई, सब कुछ बदलने लगा। वहां हर 5 साल में जूट मिलें बंद होने लगी, कई इंडस्ट्रीज पर ताला लगने लगा, लेबर और कंपनीज के बीच में झगड़े होने लगे, यूनियनबाजी की वजह से काम पर प्रभाव पड़ने लगा। फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग खुद को कंपनी के मालिकों के बराबर समझने लगे। हर बार अपनी मांगों को मनवाने के लिए लेबर हड़ताल पर चली जाया करती थी। ऐसे में काम से अधिक लफड़ों पर ध्यान अधिक रहने लग गया। फिर क्या था, जिस कंपनी को अधिक परेशानी होने लगी उसने अपनी कंपनी वहां से दूसरी जगह शिफ्ट कर ली। यानी वामपंथी सरकार में वहां के लोगों की सोच भी वामपंथी हो गई, जिस वजह से वो काम कम धागा खोलने वाला काम अधिक करने लगे। दूसरी ओर बंगाल के अकाल ने आग में घी का काम किया। इस अकाल की वजह से ऐसा इन्फ्लेशन आया कि बंगाल फिर कभी उभर ही नहीं पाया। फिर एक समय ऐसा आया कि 80 के दशक में बंगाल में एक साथ ही 56,000 फैक्ट्री, कारखाने और छोटे उद्योग बंद हो गए। इनके बंद होने की वजह भी वही थी, लेबर्स की मनमानी, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण आदित्य बिरला है। यहाँ उनकी कंपनी के कर्मचारियों ने उन्हीं के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया कि उन्होंने अपना सारा कारोबार मुंबई शिफ्ट कर लिया। कंपनी के कर्मचारियों की दबंगई का सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। एक कंपनी जो बंद होने की कगार पर थी, उसके कर्मचारियों ने मालिक का साथ देने के बजाय उसकी कार में बम ही फोड़ दिया। फिर क्या था, अब यहाँ की कंपनियां लेबर से डरने लगी, जिसके बाद धीरे धीरे वो सभी कंपनियों ने अपना कारोबार शिफ्ट करना शुरू किया, जिनमें वो कंपनियां भी शामिल थी जिनका नाम सुनकर आप चकित रह जाएंगे। जेके ग्रुप, थापर ग्रुप, डनलप, फिलिप्स, ब्रुक बॉन्ड, हिंदुस्तान मोटर्स और टाटा मोटर्स जैसी कंपनियां इस लिस्ट में शामिल हैं। जरा सोचिए, कंपनी आज अगर वहां होती तो बंगाल आज कितना धनी होता। हालत बिगड़ती देख वहां के सीएम ज्योति बसु, जिन्होंने बंगाल को आईटी हब नहीं बनने दिया था, अपनी सोच बदली। अब वो हर जगह जाकर बंगाल के लिए बिजनेस लाने का प्रयास करने लगे, पर वो जहां भी गए उन्हें ना ही सुनने को मिली। फिर भी रतन टाटा ने बंगाल को एक और मौका देने का सोचा। सब कुछ जानते हुए भी 2006 में उन्होंने बंगाल के सिंगूर में नैनो गाड़ी की फैक्ट्री लगाने को पहुंचे। इस प्रोजेक्ट के बारे में उनका प्लान ये था कि 2008 तक वो दुनिया की सबसे सस्ती गाड़ी बनाकर लॉन्च कर देंगे। उन्होंने तो इतना तक किया कि जिससे भी जमीन ली थी उसके परिवार के सदस्य को इसमें भी नौकरी देने का वादा किया। फिर इसी नौकरी वाली बात को ढाल बनाकर ममता बनर्जी ने अपनी राजनीति ऐसी चमकाई कि वह आज तो बंगाल की सीएम है, पर टाटा नैनो का प्रोजेक्ट गुजरात में चला गया। फिर बंगाल की हालत तो आप देख ही रहे। जाहिर सी बात है कि अगर किसी राज्य में इंडस्ट्रीज नहीं होंगी, भारी इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाएगा, जो इन्वेस्टमेंट की बात करेगा उससे परेशान करके भगा दिया जाएगा, तब वहां ना नौकरियां पैदा होंगी, ना बाहरी लोग आके बसेंगे, तो लोकल बिजनेस भी कमाने खाने तक ही सीमित रह जाएगा। अब बिहार को ही ले लीजिए। बिहार में तो आज तक किसी तरह का उद्योग धंधे लगाए ही नहीं गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि वहाँ लोग या तो सरकारी नौकरियों के भरोसे रहते हैं या फिर पलायन के अलावा वहाँ कोई और चारा नहीं है। तो दोस्तों, हम तो कामना करेंगे कि भारत का हर राज्य सुखी हो, तभी तो अतुल्य भारत का निर्माण होगा। लेकिन आप अब बंगाल की स्थिति के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।